हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स, जो मोस्ट टाइम पी चैप्टर है पूरे फिजिक्स के लिए। चाहे आप क्लास 11th का फिजिक्स पढ़े, चाहे क्लास 12th का फिजिक्स पढ़े, बोर्ड लेवल पर पढ़े, सीबीएसई लेवल पर पढ़े, आईसीएसई बोर्ड का पढ़े, या फिर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे, सबके लिए ये चैप्टर मोस्ट टाइम पी है। इस चैप्टर को छोड़कर हम फिजिक्स नहीं सीख सकते, मतलब नहीं सीख सकते। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वेक्टर्स होता क्या है, सदिश क्या होता है, सदिश के प्रकार आज हम देख लेंगे। और ये एक सतत कंटिन्यूसली एक वीडियो लेक्चर की सीरीज चलेगी जिसमें हम पूरे वेक्टर्स को सीखेंगे भी और इसकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में आज हम सदिश क्या होता है, मतलब वेक्टर्स क्या होता है, और वेक्टर्स के टाइप को देख लेंगे। ध्यान से देखिएगा, वेक्टर का मतलब क्या होता है या सदिश का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि व्हाट इज अ वेक्टर और सदिश क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो सदिश होता है, पहले दो क्वांटिटी होती है। कुछ क्वांटिटीज आपको पता है ना, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जिसने नहीं पढ़ा वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो भी देख सकता है। मैं यहाँ भी क्लियर करता चलूँ, छोटी छोटी बातें हम क्लियर करते चलेंगे। तो देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। सिंपल सी बात है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है, या जो भौतिक राशियां होती है उसका मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। मैं बहुत सिंपल बता देता हूं, जैसे दर्द हम मेजर नहीं कर सकते लेकिन होती है। दर्द होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, नफरत होती है। हम इसे मेजर नहीं कर सकते कि कितने किलोमीटर, कितने सेंटीमीटर का दर्द हो रहा है, ऐसा तो मेजर नहीं कर सकते ना। लेकिन हम ये मेजर कर सकते हैं कि ये उंगली की लंबाई कितनी है। तो ये उंगली की लंबाई मेजर करने के लिए आपको एक सेंटीमीटर स्केल की जरूरत पड़ेगी। आप सेंटीमीटर में इसकी उंगली की लंबाई मेजर कर सकते हैं। या जैसे मेरा मास निकालना है, वजन निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूं, है ना। तराजू में बैठ जाऊं और तराजू में बैठकर लटक के अपना वजन निकाल सकता हूं, सही है ना। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसे मापा जा सकता है और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसे नहीं मापा जा सकता है। कुछ क्वांटिटी, अब इसमें से भी कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसे मापने के बाद दिशा की जरूरत पड़ती है, और कुछ क्वांटिटी होती है जिससे दिशा की जरूरत नहीं होती है, वो संपूर्ण होती है। बस उसका मापन लिख दीजिए, वो संपूर्ण है, पूरी क्वांटिटी हो गई, कंप्लीट क्वांटिटी है, कंप्लीट राशि है। कैसे, मैं एक एग्जांपल सिंपल सा बताता हूं। जैसे अगर मैं इस पेन की लंबाई मेजर करता हूं, इस पेन की मैंने लंबाई मेजर कर दी, ठीक है भाई। तो इस पेन की लंबाई मेजर की, तो ये थोड़ी ना बोलूंगा कि नीचे से ऊपर की या ऊपर से नीचे मेजर की, बस लंबाई है, लंबाई तो सिंपल लंबाई मेजर कर ली। जैसे मैं अगर इसका वजन मेजर करूं, तो वजन कितना होगा इसका, मान लो मैंने कहा कि इसका वजन जो है वो 20 ग्राम है। अब 20 ग्राम का पेन है तो ऐसा थोड़ी बोलोगे आपके नीचे से ऊपर 20 ग्राम के ऊपर से नीचे 20 ग्राम, या लेफ्ट टू राइट 20 ग्राम, या राइट टू लेफ्ट 20 ग्राम, ये तो नहीं बोलोगे ना। ये तो बच्चों जैसी बातें है, सिंपल सी बातें है कि इसका मतलब इसमें मास को मेजर करने के बाद आपको किसी तरह की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और एक क्वांटिटी हमने एक और बता देता हूं, एक क्वांटिटी है, जैसे एक सीधी सड़क पर कार चल रही है। अगर कार चल रही है तो आपको यहां पर दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। पहले कि उसकी स्पीड क्या है, उसकी चाल क्या है, यानी उसकी रफ्तार क्या है, वो कितनी स्पीड से चल रही है। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि यहां पर वो किस डायरेक्शन में चल रही है, उसकी दिशा क्या है ना। तो दो क्वांटिटी हो गई हमारे पास में। एक होती है ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर करने के लिए या मेजर करने के बाद आपको किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, मतलब दिशा वगैरह की जरूरत नहीं है, उसे कहते हैं अदिश, या क्या कहते हैं उसे, स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिसे मापने के बाद, जिसे मेजर करने के बाद हमें दिशा बताने की जरूरत नहीं है, वो कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट क्वांटिटी है, ठीक है भाई। और एक होती है सदिश, यानी वेक्टर। तो वेक्टर कैसी क्वांटिटी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसे मापने के बाद, जिसे मेजर करने के बाद आपको दिशा भी बतानी पड़ती है, डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर। तो एक क्वांटिटी हो गई स्केलर, दूसरी क्वांटिटी हो गई वेक्टर। स्केलर इज अ क्वांटिटी विच हैव नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ माप होती है, परिमाप होता है,
है ना, परिमाण होता है या मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, जिसे डायरेक्शन की नीड नहीं है। और वेक्टर किसे कहते हैं? जिसके पास में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं है तो हम इसे आगे मेजर नहीं कर सकेंगे। डायरेक्शन बताना आपको कंपलसरी है, समझाना पड़ेगा। जैसे मैं और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मेरे पास में मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है। अब मैंने कहा कि मैं इस बॉक्स को टेबल पर रखा है, टेबल पर रखे हुए बॉक्स को, इस बॉक्स को मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, सर किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? ऊपर से नीचे लगा रहे हैं, नीचे से ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, राइट में लगा रहे हैं, लेफ्ट में लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? आपका क्वेश्चन होगा ना। या मैं खुद भी तो बोलूंगा आपसे कि इस पर फोर्स लगाओ, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे ना कि लेफ्ट टू राइट चलाना है, राइट टू लेफ्ट चलाना है, ऊपर उठाना है, नीचे बिठाना है, क्या करना है? तो कुल मिलाकर यहां पर फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो फोर्स क्या हुआ? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। समझ में आई बात? फोर्स में मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, साथ ही साथ में उसका डायरेक्शन भी होगी। फोर्स में परिमाण मतलब 5 न्यूटन का फोर्स लगा, लेफ्ट साइड पर लगा, राइट साइड पर लगा, कैसा लगा, डायरेक्शन भी है। तो कुल मिलाकर हमने ये देख लिया कि सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं, मतलब स्केलर किसे कहते हैं और वेक्टर किसे कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे? जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक एरो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक एरो। अब ये एरो कहां से कहां तक रहेगा, ये तीर कहां से कहां तक रहेगा, इसके लिए हम जान लेते थोड़ा। मान लीजिए कि ये मेरे पास में एक पॉइंट है जिसे हम इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं, है ना, इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं, या प्रारंभिक बिंदु बोल सकते हैं इसको, प्रारंभिक बिंदु हिंदी में बोले तो प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट। ये जो तीर का, ये क्या कहलाएगा? टेल। इसे क्या कहेंगे हम? टेल, पूंछ। और ये क्या कहलाएगा? हेड। ये तीर का क्या हो गया? हेड। ठीक है। तो जो इनिशियल पॉइंट होगा, उस इनिशियल पॉइंट पर टेल टेल कहां पर रहेगी? इनिशियल पॉइंट पर, है ना। और ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु, है ना। ये हो गया इसका अंतिम बिंदु। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? सदिश का निरूपण या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब क्या होगा? हम एक एरो बनाएंगे। ये एरो कहां से कहां पर डिफाइन होगा? इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ, इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यहां पर एक एरो बताना चाहता हूं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर मैं एरो बनाता हूं तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, और राइट में क्या हो जाएगा? एंडिंग पॉइंट यानी अंतिम बिंदु। समझ में आ गई बात? इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। इस एरो को ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हम अगर इसे वर्ड में रिप्रेजेंट करना चाहे, जैसे हम फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मास को M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे अगर मान लो मैं इसे वेक्टर A कंसीडर कर रहा हूं, तो इसका जो परिमाण है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो है मान लो A। तो A पर मैं क्या लगा दूंगा? वेक्टर साइन लगा दूंगा, वेक्टर A। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई बात? इतने पार्ट में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखिए, वेक्टर A समझ में आया? वेक्टर A क्या होता है? वेक्टर A इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर अलोंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ, या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। समझ आया? इतने पार्ट में तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और चीज समझ लेते हैं, जो परिमाण होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है?
जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी बस वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मॉड्यूलस लगाकर, दो डंडे लगा दीजिए, मॉड्यूलस लगा दीजिए, मॉड्यूलस के अंदर वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर। कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अभी आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूं। मैं ये भी चर्चा करूंगा कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, आगे यहां तक समझ में? इसे सिंपली ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें वेक्टर साइन ना हो। अच्छा, एक और बात, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक में आपको कहीं भी वेक्टर का ऐसा सिंबल नहीं मिलेगा ऊपर की तरफ। फिर हम कैसे पता लगाए कि गिवन क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है? हम क्या पढ़े? तो उसे मैं आपको बता देता हूं। जो भी बोल्ड लेटर्स से लिखे हुए शब्द है ना, बोल्ड लेटर्स से अगर कोई लेटर रिप्रेजेंट किया, बोल्ड है, कोई किसी लेटर को अगर बोल्ड कर दिया, बोल्ड समझ ना, गहरा गहरा कर दिया, तो वो कैसा हो जाएगा? वो वेक्टर, उसको आप क्या मानेंगे? वेक्टर मानेंगे। और सिंपली ए लिखा है तो इसे स्केलर मानेंगे। समझ में आ गई बात? ये बात जरा ध्यान रखिएगा, ये है आपके एनसीईआरटी बुक में। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बाद में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पर जाएंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे कि सदिशों के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सदिशों के प्रकार में जो पहले दो है उसको उसकी परिमाण के आधार पर या उसके मैग्नीट्यूड के आधार पर रिप्रेजेंट करूंगा। पहला नल वेक्टर, शून्य वेक्टर, शून्य सदिश। देखो, नल वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, है ना। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो हो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे हम क्या कहते हैं? नल वेक्टर। समझ में आ गई बात? वेक्टर तो है लेकिन जीरो मैग्नीट्यूड है। अच्छा बताइए, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है या नहीं है ना? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट को? देखिए, यहां पर मान लीजिए, यहां पर इनिशियल बिंदु है, इनिशियल पॉइंट है ना, प्रारंभिक बिंदु। इस प्रारंभिक बिंदु के बाद कोई ऑब्जेक्ट यहां पर चलकर आया, मान लो एक कार है, वो कार प्रारंभिक बिंदु से चलकर सीधी सड़क पर यहां तक पहुंची। ठीक है, अब यहां पहुंच गई कार। अब कार अगर सीधी सड़क पर यहां से चलकर यहां तक पहुंची है तो ये अंतिम बिंदु हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया। अच्छा, आपने अगर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है तो डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा था हमने? डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा था कि जो फाइनल पोजीशन है और जो इनिशियल पोजीशन है उसके बीच में स्ट्रेट पाथ की जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, है ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जो स्ट्रेट लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो ये एंड पॉइंट पर यहां रुका और वापस मान लो कार यहां पर आ गई, ठीक है, यानी जहां से चली थी वहीं पर वापस आ गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। यहां पर जो ये जीरो आया, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। इसे कहा जाता है नल वेक्टर। समझ आया? नल वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर या शून्य सदिश, समझ में आ गया? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे हम नल वेक्टर कहते हैं। आगे देखिए, चलिए ध्यान से देखिएगा, अच्छे सीखिएगा। अगला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एकांक सदिश। कैसा सदिश? एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एकांक सदिश। तो देखो, जो एकांक सदिश होता है, ध्यान से समझिएगा, जो एकांक सदिश होता है वो कैसा होता है? जैसे मान लीजिए यहां पर यह है इंदौर, ठीक है भाई, अब मैं इंदौर से चला भोपाल की तरफ, ठीक, मान लीजिए इंदौर से भोपाल के बीच की जो दूरी है वो 400 किलोमीटर है नहीं इतनी, लेकिन मैं मान लेता 400 किलोमीटर, छोड़ो उसे, है ना। अब मैं 400 किलोमीटर इंदौर से चलकर भोपाल जाना है मुझे। अब मेरी कार निकाली और मैंने क्या किया, इंदौर से भोपाल की तरफ जाते हुए यहाँ पर 1 किलोमीटर के बाद कोई अच्छी से चाय की होटल आती है, मैंने चाय नाश्ता करने के लिए कार को यहीं पर रोक दिया।
अब मैं किस दिशा में था, मैं किस दिशा में था, इंदौर से भोपाल की तरफ, इंदौर से भोपाल की तरफ, ठीक है। कितने किलोमीटर का रास्ता है, 400 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मैं कितनी दूरी पर आकर रुका हूं, 1 किलोमीटर। ये जो 1 किलोमीटर है, क्या इस बड़े से वेक्टर का छोटा सा पार्ट है? पहली बात तो ये बताइए, से यस और नो, है ना। इस बड़े से वेक्टर का छोटा सा पार्ट है 1 किलोमीटर। इस 1 किलोमीटर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। क्या दिशा है, हाँ, दिशा क्या है इसकी, इंदौर से भोपाल की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। समझ आया। देखो जो एकांक सदिश होता है, अगर मान लो ये पूरा वेक्टर वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटिंग होल डिस्टेंस दैट इज इंदौर टू भोपाल। इंदौर से भोपाल में के बीच में जो वेक्टर बनेगा, इंदौर से भोपाल की तरफ जो वेक्टर बना उसे मैंने क्या कंसीडर कर लिया, वेक्टर ए। अब ये जो वेक्टर ए बना, इस वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर बनेगा, यानी जो एकांक सदिश बनेगा, वो एकांक सदिश क्या बना, ये इतना पार्ट बना जो चाय की होटल तक जा रहा है ना। इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए कैप। व्हाट इज ए कैप, ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्या हो गया ए कैप का मतलब, ए कैप का मतलब है, ए कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग वेक्टर ए। वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। समझ आया, इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ध्यान से देखो, पूरे वेक्टर का, ये जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए का पूरा मैग्नीट्यूड कितना है, पूरा मैग्नीट्यूड इसका है 400 किलोमीटर। अगर मैं वेक्टर में, किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और डायरेक्शन मिलेगी। सही है। देखो वेक्टर ए के पास में क्या है, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। सही है, आया समझ में, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, परिमाण डायरेक्शन के साथ, और बटे में क्या लगा दिया मैंने, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो देखो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड डिवाइड हो गया, तो बचा क्या, 1, यानी मैग्नीट्यूड कितना बना, 1 विथ डायरेक्शन। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि ऐसा वेक्टर जिसके पास में डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड 1 है ना, मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका मतलब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या बना, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इतने पार्ट में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बातें समझ में आ गई। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखते तीसरा पार्ट क्या कहता है। तीसरा, इसमें हम देख सकते हैं पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स पैरेलल कहलाएंगे, कब कहलाएंगे मैं समझा रहा हूं, है ना। दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल के लिए तो दो वेक्टर्स ही चाहिए ना। देखो दो वेक्टर पैरेलल तब कहलाएंगे जब दोनों की दिशाएं समान हो। समझ में आई बात। जैसे मान लो एक वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में है वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। वॉट एवर द मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसा भी हो चलेगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसा भी होगा चलेगा, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी अगर वेक्टर ए पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, बात समझ में आ रही है, अगर वेक्टर ए ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा वेक्टर भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा चलेगा। तो ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बराबर नहीं हो सकता है कि इक्वल हो सकता है कि नॉन इक्वल, लेकिन दोनों की दिशाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए।
दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। अगर दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, दिशाएं समान है और उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, तो ऐसे दो वेक्टर को हम क्या कहेंगे? समानांतर सदिश या पैरेलल वेक्टर्स। गॉट इट? अब आगे देखेंगे अगला देखते हैं। अगला है इक्वल वेक्टर्स। देखो इक्वल वेक्टर्स बहुत हद तक बिल्कुल मिलता जुलता है आपके पैरेलल वेक्टर्स से। ठीक है, समझ लेते हैं इसे भी। तो देखिए जो पैरेलल वेक्टर होता है, समझिएगा इसे, जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, मान लो वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए। यदि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे? तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर इक्वल है। देखो दो वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन मतलब जैसे मैंने बताया कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ पहला वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, जो भी होगी 5 इकाई, है ना? बात समझ में आ गई? 5 यूनिट। और दूसरा वेक्टर भी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, उसका भी मैग्नीट्यूड 5 इकाई है और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का परिमाण सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे दोनों वेक्टर को हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स। इंप्लाइज वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। अब हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर। तो देखिए बहुत सिंपल है पोजीशन वेक्टर को समझना। पोजीशन वेक्टर बहुत सिंपल सी चीज है। आपने 9th क्लास में और 10th क्लास में इस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, है ना? कार्तीय निर्देशांक सिस्टम। ठीक है, उसमें एक्स एक्सीस थी, इसमें वाई एक्सीस है ना? एक्स और वाई एक्सीस होती है, यहाँ 0 होता है। मान लो मैं ये कहता हूं कि यहां पर पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3,4। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स दिशा में 3 यूनिट जो भी होगी, 3 यूनिट, 3 इकाई जो भी, है ना? 3। और वाई दिशा में कितना हो जाएगा? वाई दिशा में 4 यूनिट जो भी होगा। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको समझने के लिए आपको यह करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले 3 कदम चलना पड़ेगा या 3 यूनिट चलना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में, और फिर 4 यूनिट चलना पड़ेगा वाई डायरेक्शन में। सही है? तब जाकर आप कहां पहुंचेंगे? इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। अब आप डायरेक्ट ऐसा सोचें कि मैं ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ये मूल बिंदु है, यहां से एक वेक्टर डायरेक्ट ऐसे निकाल दूं, तो ये जो वेक्टर निकला, ये वेक्टर किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा आपके पोजीशन वेक्टर को। समझ आया? तो व्हाट इज द पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर? पोजीशन का मतलब होता है, स्थिति का मतलब होता है उसके निर्देशांक को रिप्रेजेंट करना, उसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना। जैसे x, y, z आपने ये रिप्रेजेंट किया, ये क्या बना? ये बना आपका कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करता हूं x, y, z, ये पॉइंट P है। तो इस पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? इसका पोजीशन वेक्टर OP कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखिए, यहां पर अब आपको सीखना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में, ध्यान से समझिएगा, एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, समझ में आ रही बात? यूनिट वेक्टर में समझा चुका क्या होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो जो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है उसे हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, बात समझ में आ रही? वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, उसे
उसे हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जे कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई दिशा में, पॉजिटिव वाई दिशा में यूनिट वेक्टर। एक्स डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। अगर यूनिट वेक्टर एक्स आई कैप यहां पर है ना, मान लो इस डायरेक्शन में आई कैप है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप। इस डायरेक्शन में अगर जे कैप है तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। ठीक है, आपकी तरफ अगर के कैप है यानी जेड डायरेक्शन है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, तो मेरी तरफ क्या हो जाएगी? नेगेटिव जेड डायरेक्शन। समझ में आई बात? आया समझ में? तो ध्यान से देखिए, यहां पर जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वो होता है के कैप। अब समझिएगा बात को, यहां से पहले हम कहां चले? तीन चले ना, तो मैं यहां पर ओपी को रिप्रेजेंट करने लगा हूं। पहले इस डायग्राम से समझ लेते हैं। हम क्या कहां पर चले? पहले एक्स डायरेक्शन में 3 चले। एक्स डायरेक्शन में यूनिट 1 कितना होता है? आई कैप। आई कैप का मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो 3 आई कैप हो जाएगा। ये क्या हो गया? इस दिशा में आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली डायरेक्शन। सिंपल, ओनली डायरेक्शन। विच डायरेक्शन? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स दिशा में आपने कितना चला? 3 यूनिट। बस ये जो हिंदी में लिखा है ना मैंने, या वर्ड्स में लिखा है, इस वर्ड्स को लिखने के बाद अगर आप इसका नोटिफिकेशन करेंगे यानी मैथ्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 आई कैप प्लस, अब ऊपर की तरफ आप कितना चल रहे हैं? ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं यहां पर इस डायरेक्शन में कितना? 4। तो 4 जाने के लिए आप क्या करेंगे? प्लस 4 जे कैप। अब सोचिए यहां पर एक्स वाई जेड लिखा है, तो आपको क्या करना है? पहले एक्स दिशा में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मतलब एक्स आई कैप। फिर क्या करना है? वाई दिशा में वाई डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मतलब वाई जे कैप। फिर जेड दिशा में जेड डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो जेड के कैप। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर और स्थिति सदिश। समझ आया? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। यह है आपका स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है मैंने आपको बता दिया। मोस्ट आईएमपी है ये। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत हद तक आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट आईएमपी है ना। और ये खास करके मैं जो पढ़ा रहा हूं भी फिलहाल, ये मोस्ट आईएमपी है। तो इतने पार्ट में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अगला लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये किन के लिए लास्ट है? जो फिजिक्स पढ़ रहे उनके लिए। जो मैथ्स पढ़ रहे उनको तो फिर और आगे भी है ना। फिजिक्स वालों के लिए जो लास्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश। ये बढ़िया है, विस्थापन सदिश पढ़ लीजिए। अब आप यहां तक पढ़ने के बाद इतना सीख चुके हैं कि अब मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता हूं। ठीक है, बस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लास्ट पढ़ेंगे। पहले मैं इसे सबको मिटा देता हूं। आपने एक पॉइंट मार्क किया, पॉइंट पी, दूसरा पॉइंट मार्क किया, पॉइंट क्यू। अब आपने क्या किया कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, x1, y1, z1, और इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए x2, y2 और z2। ठीक है भाई, इसके निर्देशांक क्या है? x1, y1, z1, और इसके निर्देशांक है x2, y2, z2। ये z डायरेक्शन है। ठीक है, ये x है, ये y। अब क्या होता है कि अगर मान लो मैं यहां पर इसके पोजीशन वेक्टर्स निकालूं, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर, मान लो ये पोजीशन वेक्टर r1 है। ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर r2 है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। से यस और नो? ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जो वेक्टर PQ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ आया? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैलकुलेट कैसे करें? समझ में आई बात?
इसका मतलब हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए ध्यान से समझिएगा, पी क्यू अगर लिखा है तो पहले आप ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यही होता है। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दीजिए और तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन बचेगा बस वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फाइनल क्या है यहां पर, क्यू। तो पहले क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू कितना है, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू है R2, माइनस कर दीजिए R1, तो बस ये जो आंसर आएगा इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, तरीका यही होता है ना कि पहले आप इनिशियल पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लीजिए ओरिजिन से, फिर फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस यही तो किया मैंने भी, R2 माइनस R1। आ गया यहाँ तक समझ में, इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए कोई कार है जो सीधी सड़क पर चल रही है, ठीक है, ये सीधी, अब ये यहाँ पर राजू खड़ा है, ये राजू है, ठीक, इस राजू से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर है, और कार कुछ टाइम के बाद यहाँ पर 12 किलोमीटर पे पहुँच गई। राजू से कितनी दूर पहुँच गई, 12 किलोमीटर, यहाँ पहुँच गई। अब सोचिए राजू के लिए ये डिस्प्लेसमेंट, कार का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक आप सेपरेट करके निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे, 12 माइनस 10 कर देंगे तो क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर। समझ में आई बात, यही लिखा है यहाँ पर। तो चलिए देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ी सी समरी बना लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले सीखा कि व्हाट इज अ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है। हमने ये देखा कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए या कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए या समझाने के लिए, समझने के लिए हमें परिमाण के साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसे मेजर करने के लिए, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अगला हमने क्या देखा, हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने ये देखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तीर का निशान बनाया जाता है। ये तीर कहां से कहां पर होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है। फिर हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने सबसे पहले देखा शून्य सदिश यानी नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, फिर हमने देखा पोजीशन वेक्टर, फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और एक और बीच में छूट गया पैरेलल वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। इस लेक्चर में जो कुछ भी हमने पढ़ा उसमें हम इसी के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ नया टॉपिक भी छेड़ेंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।